हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। पिछले क्लास में बच्चों डी बर्गौली वेवलेंथ डी बर्गौली थ्योरी हम लोगों ने सीखा था। आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। बहुत सारे सवाल इससे बनेंगे। ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपको 5 मिनट में कम से कम 50 सवाल सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। बच्चों, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और एटम का शेप होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। फिर से हम लोग देखते हैं स्फेरिकल। और इसके बीच में ये जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, जिसके कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली होता है। अब यहाँ न्यूक्लियस के सेंटर से ऑर्बिट के सेंटर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, चारों तरफ घूमता है, इसका डायरेक्शन हम लोग देते हैं, तो ये भी हो गया। और यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो इसमें कहता है कि दो प्रकार के फोर्स जो होता है कायम होता है, एग्जिस्ट होता है। एक बाहर से अट्रैक्ट खींचता है और एक अंदर से जो है अट्रैक्ट करता है। यानी अंदर से जो फोर्स अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो बाहर से फोर्स खींचता है उसको कहते हैं रिपल्सन, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होता है, इसको रिपल्सिव फोर्स भी कह सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स। और एक जो है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सेंट्रीपिटल भी फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको F1 मान लेते हैं, यानी mv²/r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इसको F2 मान लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा? Ze²/4πε, इसको ब्रैकेट में रखते हैं r²। ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये क्या है? सॉरी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। एक खींचता है, अट्रैक्ट करता है, दूसरा बाहर से रिपेल करता है, बाहर से खींचता है। यानी जितना फोर्स अंदर से लगता है उतना फोर्स जो है बाहर से, यानी दोनों क्या होगा? F1 = F2 होगा। यानी F1 क्या है? mv²/r = Ze²/4πε0 और ए है r²। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है स्टूडेंट, इसको बताएंगे। इसको नोट किया जाए। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट
इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत सारे सवाल क्रिएट होंगे, इसलिए विशेष तौर पर आप बोर्ड पर नज़र रखें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज कटता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए आर और ए आर स्क्वायर में एक आर जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ होगा एम भी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो है एक आर बचा हुआ है। तो अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम भी स्क्वायर, ठीक है, तो m को भी हम लोग यहाँ चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो m भी नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ v स्क्वायर और यहाँ आर एम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू नेल्स बोर के अनुसार, जब कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम एम भी आर बराबर होता है एन एच बटे क्या होता है 2 पाई होता है, एन एच बटे 2 पाई होता है, यानी इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग होता है। अब इधर को मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसी से सारा चीज आपका केमिस्ट्री में जो है, आपका एनर्जी में भी इसका जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ देखिए, अगर हम भी स्क्वायर बराबर करते हैं तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस भी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ जो है भी स्क्वायर के नज़दीक बैठाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम लोग वी स्क्वायर का वैल्यू बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर के जगह पर हम लोग इतना मान को रखेंगे, है ने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, इसके बाद हो गया एम स्क्वायर आर स्क्वायर इजकल टू क्या होगा जेड ई स्क्वायर, इसके बाद होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्या है आर एम। अब बच्चों ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो है इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी इसमें क्या क्या चीज कट रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, एक आर से इस आर को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ है, एम को एक एम से कैंसिल कर दिए, यहाँ आपका बच गया एन स्क्वायर बटे एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर, यहाँ है जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही बच्चों बच रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर r इजकल टू करते हैं, r बराबर तय हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसके बाद
ZE², इसके बाद क्या होगा m होगा कि नहीं, एक m बचा हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, और कुछ कटेगा, यानी 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, इस पाई को एक पाई से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ r बराबर क्या बचा n²h², अब साइलेंट नोट डिवाइडेड बाई क्या बचेगा ZE² पाई m, यही जो है आपका बच्चों फार्मूला हो गया। तो समझ में आया फार्मूला आपको कैसे निकला। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस जो है आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों से हम लोग निकालेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इसको मिटा रहे हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद मिटाते हैं। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल के लिए इसको और इजी कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि 5 मिनट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन क्रिएट होगा। देखिए 50 क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो r का मान निकल गया, r बराबर क्या n²h²। अब साइलेंट नोट, इसके बाद है ZE² पाई और उसके बाद m है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, r बराबर n²/z। ऐसे तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला गया, तो z तो 1 होगा, और इसको अगर रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो रहने, चूंकि हाइड्रोजन के लिए है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट बदल भी सकता है, चूंकि n बराबर यहाँ नोट कर लीजिए n = ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट का कहेगा n का मान 1 देंगे, सेकेंड ऑर्बिट का कहेगा n का मान 2 देंगे, और z है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब बच्चों देखा जाए H प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब साइलेंट नोट, इसका भी वैल्यू होता है। इसके बाद E² इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पाई का मान होता है 3.14, मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं H का वैल्यू होता है 6.625 लिखे, अन्यथा 6.6 भी लिख सकते हैं, -34 जूल होता है कि नहीं। इसके बाद साइलेंट नोट का वैल्यू है बच्चों 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब पर जूल पर मीटर, कूलम्ब पर जूल पर मीटर। इसके बाद देख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके बाद कहता है मास m का वैल्यू लिखेंगे 9.1 10⁻31 kg। अब देखिए इसमें ये सारा वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, और पाई देख लीजिए, पाई 22/7 होता है, यानी 3.14 होता है। इसका पूरा वैल्यू अगर इसमें आप बैठाते हैं तो ये होता है R = n²/z, उसके बाद 0.529 × 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसको अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो R बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम × n²/z। यही आपका क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला। और इसमें कोई भी n का वैल्यू है ना, Z तो हाइड्रोजन एटम का है, सिर्फ इन्होंने नील्स बोहर साहब निकाले थे, तो उससे Z एटॉमिक नंबर तो हमेशा 1 होगा, और ऑर्बिट नंबर बदलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट का कहेगा n का मान 1 देंगे, सेकेंड ऑर्बिट का तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस पर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहता है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालिए, यानी R1। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो सिंपल है, n का मान स्पष्ट दिया हुआ है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एटम n तो 1 हो गया, n = 1 और Z एटॉमिक नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला में बैठाइए, आंसर आपका तैयार होगा। R1 कर दीजिए, यानी ये जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम गुने 1² डिवाइडेड बाई 1 = कितना होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो समझ में आया बच्चों, कितना आसान है। अब बताइए 5 मिनट में मैक्सिमम कितना सवाल, सिर्फ n का मान बैठाते जाना है। तो 5 मिनट में मैक्सिमम कितना सवाल बनाएंगे, 50 सवाल बनेगा कि नहीं। अगर कैलकुलेशन तेज रहा तो 50 क्या और ज़्यादा भी बन सकता है। यानी दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यह कह रहा है, क्या कह रहा है, सेकेंड, यानी n = 2 और Z एटॉमिक नंबर होता है 1। फॉर्मूला में बैठाइए, फॉर्मूला क्या है, R2, यानी दूसरा ऑर्बिट का है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n² डिवाइडेड बाई Z, यानी हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n है 2² डिवाइडेड बाई 1, यानी 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। इसको गुना कर दीजिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप क्वेश्चन, और इसमें कहता है कि 1st to 10th तक ले आपको निकालने के लिए पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 1st to 10th बोर ऑर्बिट, 1st to 10th बोर ऑर्बिट ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। कहता है 1st to 10th, यानी सॉल्यूशन आप इस तरह से बनाते चलिए, R1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 1²/1। R2 सेकेंड का निकालिएगा तो 0.529 एंगस्ट्रॉम 2²/1। R3 का निकालिए 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 3²/1। इस तरह से R4 का निकालिएगा तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 4²/1। R5 का निकालिएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 5²/1। तो बच्चों समझ में आया, यही है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। और शुरू से कोई भी चैप्टर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके हम तक पहुंचाने का कृपा कीजिए, ताकि जो है उस सवाल को सॉल्व किया जाए। किसी भी पूरे, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाई चल रहा है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया है उससे कोई भी सवाल रिलेटेड आप भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो है आपको स्टार्टिंग शुरुआत में ही अध्ययन करने को मिलेगा, नोटिफिकेशन जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।
धन्यवाद।